हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। फर्जी दवा, फर्जी डॉक्टर और इन सब के ऊपर फर्जी राष्ट्रवाद का झंडा। अब तक कहा जाता था कि जहर खा के मर जाओगे, अब वक्त आ गया है कि कह दिया जाए कि दवा करा के और दवा खा के मर जाओगे। जी हाँ, नकली दवा और नकली डॉक्टरों की जो कहानी देश भर से सामने आ रही है वो होश उड़ा देने वाली है। आपको पता भी नहीं कि आप जो टैबलेट खा रहे हैं वो दवा है या जहर। आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं वो डॉक्टर है, पढ़ लिख के डॉक्टर बना है, या फिर अपराधी है, फ्रॉड है, पैसे देके डिग्री लेके डॉक्टर बना है। दैनिक भास्कर ने जो फर्जी दवा से लेकर फर्जी डॉक्टर और फर्जी डिग्री का खुलासा किया है वो अमृत काल में ही संभव है। अपने बच्चों से कहिए कि अब नीट वगैरह की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कभी पर्चा लीक तो कभी दूसरी समस्याएं आती रहती हैं। लाखों रुपया खर्चा करके, मेहनत करके, आंख फोड़ के, दिमाग खपा के क्या ज़रूरत है समय ख़राब करने की, जब हाई स्कूल के बाद ही डॉक्टरी की डिग्री मिल रही हो, वो भी होम डिलीवरी के साथ 35,000 में खाली। अगर 5,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया तो 1 महीना में मिल जाएगी। जब इतना बढ़िया अमृतकाल चल ही रहा है, एकदम विश्वगुरु टाइप मामला, तो फिर क्या ज़रूरत है मेहनत करने की। उधर भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने अपने दिल का दर्द बयां किया है, और ये दर्द सिर्फ उनका नहीं बल्कि हर एक हिंदुस्तानी का होना चाहिए जिसके मन में भी भारत के प्रति प्रेम बसता है। देखिएगा किस तरीके से भारत को ऊपर से अमृतकाल और भीतर से विषकाल में बदल दिया गया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो बातें कही हैं उन्हें सुनकर किसी भी सच्चे नागरिक का कलेजा पसीज जाएगा। फर्ज करिए कि आप दिल से अपने देश की सेवा करें और फिर कोई नफरती चिंटू उठ के आपकी जाति और धर्म याद दिलाने लगे तो कैसा महसूस करेंगे। कुछ वैसा ही महसूस करते हुए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने अमृतकाल में अपनी बात रखा है। उस अमृतकाल में जब राजीव कुमार से लेकर ज्ञानेश कुमार जैसे सत्ता के कथित चाटुकार मुख्य चुनाव आयुक्त बनकर लगातार झूठ बोलते हैं, सीधे सीधे झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े रखते हैं और सवाल सुनते ही भागने लगते हैं। एक दो नहीं बल्कि न जाने कितने दर्जन अमृतकाल के चुनाव आयुक्तों के झूठ हमने आपके सामने रखा है, तभी इतनी सफाई से, इतनी दमदारी के साथ बोल पाते हैं। ज्ञानेश कुमार झूठ बोलने में, ध्यान भटकाने में एकदम विश्वगुरु के कंपटीशन के हैं, क्योंकि उन्हीं के आदमी है ना, तभी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट के ज्ञानेश कुमार को कुर्सी पर बिठाया गया। और ये सब कुछ तब हो पाता है जब देश का मीडिया गुलाम होता है। आप सबको पता है इस तरह के वीडियोस के रीच न जाने क्यों बहुत कम हो जाते हैं। अब आपके हाथ में है कि कितना ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक और कमेंट करते हैं। फर्जीवाड़े से अपनी ज़िंदगी और अपना लोकतंत्र बचाने के लिए जागरूक बनिए और लोगों को भी बनाइए, अपनी आवाज़ को मजबूत करिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने दवायर पर जो लेख लिखा है उसे सुन लीजिए और कान से नहीं दिल से सुनिएगा। पिछले दिनों भाजपा के एक नफरती सांसद ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी को मुस्लिम कमिश्नर कह दिया। अब उनका जवाब देते हुए कुरैशी लिखते हैं कि मैं मुस्लिम कमिश्नर नहीं था। पहचान कभी भी ईमानदारी पर हावी नहीं होनी चाहिए, और यदि हावी होती है तो उसका नुकसान क्या है वो भी इन्होंने गिनवाया है। जरा सुनिए। कह रहे हैं कि जब कर्तव्य की जगह पहचान आ जाती है तो संस्थाएं बिखर जाती हैं। इन्होंने लिखा है कि जब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि यानी सांसद सांप्रदायिक गालियां देते हैं, यानी धर्म के नाम पर गालियां देते हैं, तो इससे केवल एक व्यक्ति की छवि खराब नहीं होती बल्कि भारत की मूल अवधारणा को ही ठेस पहुंचती है। क्योंकि हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं है और एक चुना हुआ सांसद धर्म के आधार पर गाली देता है। कुरैशी लिखते हैं कि हाल ही में एक माननीय सांसद ने मुझे मेरे नाम या पद से नहीं बल्कि मुस्लिम कमिश्नर कहकर संबोधित किया। यह मासूमियत से बोला गया शब्द नहीं था, इसका उद्देश्य था मेरी विरासत को कमजोर करना, यानी मैंने जो काम किया है, मैंने चुनाव आयोग और भारतीय लोकतंत्र को जो दिया है उसको कमजोर करने की साजिश के तहत मुझे मुस्लिम कमिश्नर बुलाया गया। मेरी संवैधानिक भूमिका को सांप्रदायिक रंग देना, वो भी एक ऐसे देश में जिसकी आत्मा बहुलवाद पर टिकी है, बहुत ही खतरनाक है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि मैं भारत का कोई मुस्लिम आयुक्त नहीं था बल्कि मैं भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त था। संयोग से मुसलमान था। एक लोक सेवक को उसकी धार्मिक पहचान तक सीमित करके सांसद ने मेरा अपमान नहीं किया बल्कि उन्होंने एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव आयोग के विचार का भी अपमान किया है। उन्होंने धार्मिक पहचान के कलंक से एक संवैधानिक भूमिका को कलंकित करने की कोशिश की है और कहीं न कहीं वो ये दिखाना चाहते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यक चाहे कितनी भी लगन से भारतीय गणतंत्र की सेवा करें, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सोचिए
सोचिए ये बात कितनी दुखद है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिस संस्था के भीतर से लोकतंत्र पैदा होता है यानी चुनाव आयोग, उस चुनाव आयोग के मुखिया को यह कहना पड़ रहा है कि जब एक नफरती सांसद, हालांकि उन्होंने माननीय सांसद कहा है लेकिन सांसद ने जो बोला है वो नफरत की पैदाइश है, तो एक सांसद जब ये दिखाने का प्रयास करे कि मुसलमान चाहे जितनी देश की सेवा कर ले, जितनी लगन से काम कर ले, वो भरोसेमंद नहीं है, जब ये बात कहनी पड़ रही है तो सोचिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या महसूस किया होगा। इनका कहना है कि ये ऐसी खतरनाक बात है जो लोकतंत्र को भीतर से नष्ट कर देती है, और ये बात सिर्फ मेरे लिए नहीं कही गई, ये एक बहुत बड़े पैटर्न का हिस्सा है। वहाँ मुसलमानों को यानी मुस्लिम पहचान को भारत की मिलीजुली संस्कृति का हिस्सा न बताकर अलगाववाद के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जब कोई सांसद संसद के पटल पर या सोशल मीडिया पर जाकर किसी व्यक्ति के नाम, उसके पदनाम से पहले उसका धर्म जोड़ने लगे तो केवल एक व्यक्ति को निशाना नहीं बना रहा बल्कि पूरे लोकतंत्र को तबाही के रास्ते पर ले जा रहा है। वो एक बड़े जनसमूह को यह संकेत देता है कि मुसलमानों को संदेह की नज़र से देखो, भले ही वो सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर क्यों ही न कार्यरत हों। वैसे यहीं पर आपको याद दिला दें, मुसलमान हो चाहे दलित या फिर महिला, संदेश ये बार बार दिया जा रहा है कि तुम चाहे किसी भी पद पर पहुंच जाओ, हमारी नजर में रहोगे वही। यानी नफरती चिंटुओं की भाषा में कहें तो फलो फूलो लेकिन औकात न भूलो। भले ही देश की न्यायपालिका के मुखिया बन जाओ, चीफ जस्टिस बन जाओ, लेकिन दलित हो तो जूता खाना पड़ेगा, और जूता खाने के बाद भी इतनी हिम्मत नहीं होने देंगे कि कोई एक्शन ले पाओ। आप भले ही चुनाव आयुक्त रहे हो, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हो, लेकिन मुसलमान हैं तो अमृतकाल में आप पर संदेह किया जाएगा, आपको गाली खाना पड़ेगा। आप भले ही जज बन गई हो, महिला है तो आपको दूसरे पुरुष जज के सामने उनके कहने पर आइटम सॉन्ग पे डांस करना पड़ेगा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त लिखते हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि भारत का चुनाव आयोग ऐतिहासिक रूप से सबसे विश्वसनीय संस्थाओं में से एक रहा है, और ये विश्वसनीयता बहुत मेहनत से अर्जित की गई है। चुनाव आयोग के इस भरोसे को हर धर्म, जाति और क्षेत्र के पुरुषों महिलाओं ने दशकों में मिलकर बनाया है, और ऐसी विरासत को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करना चुनाव आयोग पर हमला है। अगर हर चुनाव आयुक्त को सांप्रदायिक चश्मे से देखा जाएगा तो संस्थागत ईमानदारी का क्या होगा। अगर किसी मुख्य चुनाव आयुक्त की ईमानदारी का आकलन उसके कार्यकाल में हुए चुनावों से नहीं बल्कि उसके धर्म से किया जाएगा तो ये एक संवैधानिक लोकतंत्र की बजाय बहुसंख्यकवादी धर्मतंत्र की ओर बढ़ने जैसा है। यानी कुरैशी साहब कह रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में जो चुनाव हुए, हमने जो सुधारात्मक कदम उठाए, हमने जो काम किया, उसका आकलन करने की बजाय आप हमारे धर्म को आगे ला रहे हैं। आप संख्या के आधार पर भारत में धर्मतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन भारत बहुसंख्यकवाद पर आधारित देश नहीं है। अरे हम तो बहुलवाद के सिद्धांत पर बने हुए देश हैं जी। हमारा लोकतंत्र अपनी तमाम खामियों के बावजूद दुनिया के सुशासन में सबसे समावेशी मुल्कों में से एक है। इस लोकतंत्र में सेवा करने का अर्थ किसी जाति या धार्मिक पहचान की छोटी सोच की सीमाओं से ऊपर उठकर पूरे भारत के हित के लिए काम करने जैसा है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ रहे हैं कि आखिर सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में पहचान की राजनीति का यह अचानक पुनरुत्थान क्यों हो रहा है। हालांकि इसका जवाब आप सबके पास है। अमृतकाल में जब लोकतंत्र के रास्ते पर चल के तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा हो तो यह सब कुछ होना वाजिब है। अरे ये नहीं होगा तो क्या होगा। आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। अभी 2-3 दिन पहले हिमाचल से एक मुस्लिम व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया। संभवतः वो बिहार के रहने वाले थे। उनका दावा था कि वो जहां काम करते थे धीरे धीरे मुसलमान होने की वजह से उनको बाहर कर दिया गया, इधर उधर के बहाने करके उन्हें निकाल दिया गया। और कुछ अन्य कंपनियों में जब वो नौकरी के लिए गए तो वहां पर बाहर खड़े गार्ड ने ही साफ साफ कह दिया कि हमारे मालिक मुसलमानों को काम पर नहीं रखते। आप जरा सोचिए कि अमृतकाल में भारत कहाँ जा रहा है। हम पिछले सालों में लगातार हिंदुत्ववादी संगठनों के उग्रवादी लोगों ने मुसलमानों का बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार करने का ऐलान किया। हर तरह का बहिष्कार हो रहा है, किसी को उकसाया, किसी को डराया, और फिर जब मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे पद पर रहे व्यक्ति को ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं, नफरती सांसद नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर आम मुसलमान और आम दलित के साथ, आदिवासी के साथ, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है आप कल्पना करिए। और कल्पना क्या करना है जी, दिन रात तो देखते ही हैं, दिखा ही रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अपने कार्यकाल के बारे में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कह रहे हैं। बताते हैं कि सबको पता है कि मेरे कार्यकाल यानी साल 2010 से 12 के दौरान चुनाव आयोग ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कई अग्रणी कदम उठाए। हमने चुनाव में काले धन पर नकेल कसा, स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से वोटरों को शिक्षित करने का प्रयास किया और बेहद महत्वपूर्ण वोटर रजिस्ट्रेशन सुधार किया। हमने ऐसे चुनाव कराए जिनकी दक्षता और निष्पक्षता की व्यापक रूप से प्रशंसा हुई। हमारे कार्यकाल के दौरान कभी भी हम पर पक्षपात का आरोप नहीं लगा जैसे आज लग रहा है। देखिए, इनका कहना है कि जब हम कार्यकाल में थे, हम पद पर थे, तो हमारे कार्यकाल में कभी किसी ने हम पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाया। यानी जब तक ये पद पर थे तो किसी भी राजनीतिक दल और नेता ने इन पर कोई आरोप नहीं लगाया कि ये किसी पार्टी, किसी नेता, किसी सरकार के लिए काम कर रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कुरैशी साहब पद पर थे तो कांग्रेस सत्ता में थी, विपक्ष में बीजेपी थी,
फिर भी बीजेपी के लोगों ने झूठा आरोप भी नहीं लगाया। और तो और भाजपा के ही नेता अरुण जेटली ने एस वाई कुरैशी को भारत के सबसे परिपक्व और भरोसेमंद मुख्य चुनाव आयुक्तों में से एक बताया था। सोचिए, जिस मुख्य चुनाव आयुक्त को भाजपा के ही स्वर्गीय नेता अरुण जेटली सबसे परिपक्व, अब तक का सबसे परिपक्व और भरोसेमंद मुख्य चुनाव आयुक्त कहते थे, आज उन्हीं की विचारधारा के लोग रिटायरमेंट के बाद एस वाई कुरैशी के भीतर मुसलमान खोज रहे हैं। और तो और इन्होंने बताया है कि श्री गोपाल कृष्ण गांधी ने अब तक के सबसे उल्लेखनीय मुख्य चुनाव आयुक्तों में से एक मुझे कहा था। मेरे भीतर ऐसी संभावनाएं देखा करते थे कि मैं सबसे बेहतरीन मुख्य चुनाव आयुक्तों में से एक हो सकता हूं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री गोपाल कृष्ण गांधी देश के सबसे अच्छी वंशावली में से एक हैं। पिता की तरफ से वो महात्मा गांधी के और माता की तरफ से सी राजगोपालाचारी के पोते हैं। और अब माननीय सांसद मेरे भीतर मुसलमान खोज रहे हैं, क्योंकि मैं रिटायरमेंट के बाद कई साल बाद सरकारी नीतियों की आलोचना करता हूं, लोकतंत्र के सिद्धांतों का बचाव करता हूं, संविधान की बात करता हूं। वैसे आप तो जानते हैं कि अमृतकाल में जैसे ही आप संविधान की बात करेंगे, जैसे ही आप सरकार से सवाल करेंगे, आलोचना करेंगे, तुरंत आपको देशद्रोही, पाकिस्तानी या खालिस्तानी बता दिया जाएगा। और यदि आप मुसलमान हैं तब तो बल्ले बल्ले, चिंटुओं का काम आसान हो जाता है। एस वाई कुरैशी कह रहे हैं कि जैसे ही मैं लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बात करता हूं, अचानक से मेरा धर्म सामने रख दिया जाता है। इसके अलावा एक बड़ी चिंता यह भी है कि जो मुसलमान युवा हैं भारत में, उनको क्या संदेश जाएगा, और देश के हर एक युवा को हम क्या संदेश दे रहे हैं जो अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं। उन युवाओं को हम क्या संदेश दे रहे हैं, ईमानदारी से लोकतंत्र की जो सेवा करना चाहते हैं, हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं कि आप चाहे जितनी मेहनत से, जितनी लगन से अपने देश के लिए काम करें, कोई यूं ही मुंह उठाकर आपकी जाति, आपका धर्म आपको याद दिला देगा और आपकी ईमानदारी पर सवाल उठा देगा। हमारे कार्य का मूल्यांकन करने की बजाय हमारा जन्म किस धर्म में हुआ, इसकी बात शुरू हो जाएगी। आगे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा सबको करनी है। कट्टरता के सामने अगर आप चुप रहते हैं तो कट्टरता सामान्य हो जाती है। उन्होंने भारत के उन सभी नागरिक, पत्रकारों और राजनीतिक नेताओं का धन्यवाद किया जो उन्होंने इनके हमले के खिलाफ बोला था। मगर सवाल आप जनता से है, हम कैसा लोकतंत्र बनते जा रहे हैं। हम चाहे जितनी मेहनत ईमानदारी से मुल्क के लिए काम करें, कल को कोई चिंटू उठकर कहने लग जाएगा कि अरे तुम्हारा क्या है, तुम तो फलानवा जात के हो, तुम तो फलानवा धर्म के हो, और फिर हमारा सब कुछ खत्म कर दिया जाए। क्या ऐसे ही भारत के लिए हमारे पुरखों ने लाखों जिंदगियां कुर्बान की, सालों साल जेल में बिताए? क्या ऐसे ही अमृतकाल के लिए हमने वर्षों की गुलामी झेला था और फिर उससे मुक्ति पाने के लिए लड़े थे? और क्या ऐसे ही फर्जी डॉक्टरों से इलाज कराने के लिए आप सरकार चुनते हैं? मैंने कई बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी, खासकर बीजेपी की गुजराती जोड़ी को केवल चुनाव जीतना यानी सरकार बनाना आता है। न भी जीते तो सरकार बनाना आता है, चलाना नहीं आता। क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्हें सरकार चलाने से कोई मतलब ही नहीं है। यदि मतलब होता तो राज्य में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, सब कुछ पता होता ना, जानकारी होती। लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखिए, मात्र 35,000 में आप डॉक्टर बन जाएंगे। 10वीं पास हैं तो 3 महीने के भीतर आपके पास डॉक्टर की डिग्री होगी। फिर लगाइए इंजेक्शन, करिए ऑपरेशन, कौन रोकने वाला है? मरीज मरता है तो मर जाए, अरे इतनी बड़ी आबादी है, काहे के लिए? शायद यही सोचकर भाजपाई डबल इंजन गोरख धंधे को चलने दे रहा है। ये रिपोर्ट बता रही है कि मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता नहीं है। इसकी डिग्री को हासिल करने वाले लोग न तो खुद के नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं, न ही इलाज कर सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में डबल अमृतकाल चल रहा है। इसी डिग्री के सहारे यहाँ पर बाकायदा क्लिनिक खुले हुए हैं और दनादन कई बेड के अस्पताल चल रहे हैं। ये लोग मरीजों को कैप्सूल, गोलियां और साथ साथ इंजेक्शनों ठोक रहे हैं। 35,000 देने के बाद 3 महीने के भीतर डिग्री मिल जाती है, वो भी होम डिलीवरी के साथ। आपको डिग्री लेने भी नहीं जाना है, न तो नीट का एग्जाम देने की जरूरत है, न पढ़ाई करने की। 10वीं 12वीं जो अब भी आपने किया है, उसी के बाद 35,000 दीजिए, डिग्री लीजिए और बन जाइए डॉक्टर। एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई, मध्य प्रदेश में बन रहे हैं चुन्ना भाई, चूना लगा रहे हैं सबको, वो भी 35,000 में। पिछले दिनों इंदौर और उज्जैन में फर्जी डॉक्टरों के इलाज की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। प्रशासन की तब जाकर आंख खुली, नहीं आंख खोलने की नौटंकी हुई, आंख नहीं खुली। इन कथित डॉक्टरों के पास बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री मिली। प्रशासन ने उनके क्लिनिक को सील कर दिया। लेकिन जब दैनिक भास्कर ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया, करीब 10 दिन के इस जांच में मरीज बनकर जब दैनिक भास्कर के पत्रकार पहुंचे तो उन्होंने डिग्री देने वाले दलालों से भी संपर्क किया और इसमें पता चला कि 20,000 लोगों का इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। सोचिए, अब सवाल यह है कि क्या 20,000 फर्जी डॉक्टर मध्य प्रदेश में जनता की जान ले रहे हैं? यहाँ 4 मौतें हुई। एक में इंजेक्शन से मंजू नाम की महिला की जान चली गई। क्लिनिक में एक्सपायर्ड दवाइयाँ मिली, महिला बीमार थी, परिवार के लोग क्लिनिक ले गए, फर्जी डॉक्टर ने इंजेक्शन ठोक दिया और मंजू की मौत हो गई। जब स्वास्थ्य विभाग के लोग जाँच करने पहुंचे तो एक्सपायर्ड दवाइयाँ मिली। क्लिनिक तो एक डॉक्टर के नाम पर रजिस्टर्ड था, मगर उस डॉक्टर ने एक फर्जी डॉक्टर को इलाज करने के लिए दे दिया था अपना अस्पताल।
अवैध रूप से यहाँ 15 बेड का हॉस्पिटल चल रहा था। यानी सोचिए इस देश में कितना फर्जीवाड़ा, भयंकर अमृतकाल चल रहा है। फर्जी डॉक्टर, फर्जी दवाई, फर्जी अस्पताल सब चल रहे हैं। सरकारों को कुछ पता नहीं है, या फिर हो सकता है पता हो, सारा खेल लक्ष्मी जी का है। दूसरा केस देखिए, फर्जी गायनेकोलॉजिस्ट बन के एक बच्चे की जान ले ली गई, माँ की हालत भी गंभीर हो गई। तीसरा केस देखिए, सर्दी खांसी का इलाज कराने गए थे मदन लाल और अमृतकाल के शिकार हो गए। श्याम पलवार का भी ऐसा ही मामला है, तेज बुखार में इंजेक्शन लगा और मौत हो गई। 15 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, ऐसे मामलों में भले एफआईआर दर्ज न होती हो, लेकिन जैसे ही कोई हिंदुत्ववादी संगठन का आदमी थाने में जाकर किसी मुसलमान पर जबानी आरोप भी लगा देगा तो तुरंत एफआईआर हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी। अमृतकाल में यही सब मिलेगा, बढ़िया इलाज और बढ़िया दवाई नहीं। मृतक की पत्नी बता रही है कि मेरे पति बाइक चला के खुद क्लिनिक गए थे, पता नहीं उन्होंने कैसा इलाज किया कि हमें गाड़ी से वापस लाना पड़ा। इंजेक्शन लगने के 3 घंटे के भीतर ही पति की मौत हो गई। दैनिक भास्कर बता रहा है कि एफआईआर के बाद भी इलाज जारी है। पटेल क्लिनिक इंदौर में मौत के बाद भी एसएस मेडिकल संवरी दवाई बेच रहा है, इंजेक्शन भी लगा रहा है। एक और है श्रद्धा क्लिनिक इंदौर में, बोर्ड पर एमबीबीएस लिखा है, अंदर बीएमएस डॉक्टर है। यानी 15 लाख का जुमला देखिए, वोट ले लो 15 लाख का जुमला देके, फिर जैसे ही मरीज अंदर आ जाए यानी वोटर अंदर आ जाए उसे 100 रुपया डीजल पेट्रोल बेच दो। फार्मूला हर जगह वही है। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट बता रही है कि बैक डेट में डिग्री मिल जाती है, कानून की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब दलाल कह रहे हैं 4 साल की डिग्री बैक डेट में मिल जाएगी। अब आप दर्शक अपने नौजवान बच्चों से कहिए कि फालतू में सुबह से लेकर शाम तक नीट की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं। हाई स्कूल पास करो, जितना नीट की तैयारी में फीस दोगे उसका 10वां हिस्सा भी यहाँ दे दोगे तो खट से डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी, वो भी 3 महीने के भीतर, होम डिलीवरी के साथ, जैसे पिज्जा ऑर्डर होता है उसी तरह से। और यदि बहुत जल्दी चाहिए तो 5000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 1 महीना में डिग्री मिल जाएगी। 2 महीना और बच गया। मुझे लगता है कि 5000 और एक्स्ट्रा दे देंगे तो 1 दिन में डिग्री मिल जाएगी। और यदि 50,000 इकट्ठे दे दिया तो 1 घंटे में मिल जाएगी। और कितना फास्ट काम चाहिए आपको। 1 साल पहले यानी साल 2024 में चुनाव परिणाम आने के बाद हमारे विश्वगुरु ने कहा था ना कि अब एनडीए 3.0 चल रहा है तो 3 गुना गति से काम होगा। बताइए हुआ कि नहीं 3 गुना गति से? 3 महीने में मिलने वाली डिग्री फर्जी वाली जो 35,000 में मिलती है, 5,000 देने पे 1 महीना में मिलती है। हो गई ना 3 गुना स्पीड। 3 महीने का काम 1 महीने में हो गया। पूरी कहानी समझनी है तो दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को एक बार जरूर पढ़िएगा। अब एक नजर इधर दौड़ाइए, फर्जी डॉक्टर देख लिया, अब फर्जी दवाइयाँ देख लीजिए। डायबिटीज से लेकर गठिया मलेरिया के इलाज वाली दवाओं के सैंपल भी फेल है। सॉल्ट की जगह पाउडर मिला के बेची जा रही है दवाई। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की जांच में 9 तरह की दवाइयां नकली मिली हैं। इन दवाओं का बाजार में बड़ी मात्रा में सप्लाई हो चुका है। अलग अलग बैच की दवाएं हैं, सॉल्ट की जगह पाउडर मिला है। अमृतकाल लागू किया जा रहा है। ये नकली दवाएं जयपुर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बनाई गई थी और अब सतर्कता बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दवा में सॉल्ट नहीं हो तो उसके रिएक्शन भी हो सकते हैं। यानी एक तो दवाई के नकली होने से यानी सुधार नहीं होगा, तबीयत ठीक नहीं होगी, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी और बढ़ सकती है। दूसरा ये कि उसका रिएक्शन यानी नकली दवा का रिएक्शन भी हो सकता है। पता चले कि आप जिस बीमारी के लिए दवा खा रहे हैं वो तो और बढ़ गई, ठीक नहीं हुई, बढ़ गई और एक दूसरी समस्या भी पैदा हो गई। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, अगर सैंपल में दवाइयां फेल नहीं होंगी तो इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा कैसे मिलेगा? वो अलग बात है कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो गया है, लेकिन चंदा थोड़ी न बंद हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय